दोस्तों, अगर किसी माता पिता के दो बच्चे हैं, उसमें एक बेटी है और एक बेटा है, तो उस पिता से अगर तुम पूछोगे कि तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हो, तो भले ही वो दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन वो 1% अपनी बेटी को आगे रखता है। वो कहता है कि वो अपनी बिटिया से बेहद मोहब्बत करता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश के अंदर बेटी को लक्ष्मी भी कहा जाता है, और हमारे देश में जो बेटियाँ होती हैं, ये अपने बायों में हमेशा पापा की परी लिखती हैं। क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये अपने आप में एक ऐसा रिश्ता है जो किसी भी तरीके के तारीफ़ का मोहताज नहीं है, किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हमेशा जो बाप है, ये अपनी बेटी के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन दोस्तों जो बेटी होती है, ये अपने बाप के साथ में हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ कदम से कदम में मिलाकर खड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, आज की घटना में कुछ ऐसा हुआ कि जो पवित्र रिश्ता है बाप और बेटी का, इस रिश्ते को कुछ इस तरीके से कलंकित किया गया कि आप लोग इस घटना को जब सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे कि आज का जो ज़माना है आखिर किस तरफ जा रहा है, और इस ज़माने में आखिर जो लोग हैं ये इतने ज़्यादा घिनौने, इतने ज़्यादा ऐसे कृत्य करने वाले क्यों हो गए कि जिसको समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। दोस्तों, आज की घटना वाकई आप लोग को हैरान करेगी, परेशान करेगी। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है गाज़ियाबाद, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। और इसी गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक कोतवाली पड़ती है, जिसको हम लोग मोदी नगर कोतवाली बोलते हैं। और दोस्तों, इसी मोदी नगर कोतवाली में एक इलाके की ये बात है। एक लड़की जो कि इसी शुक्रवार, जो शुक्रवार बीत गया, यानी 19 अप्रैल साल 2023 का वो दिन था शुक्रवार, कि एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है, ये अपने घर में किसी से भी बिना बताए वहाँ से निकलती है। उसके बाद ट्रेन में बैठती है, उसके बाद गाज़ियाबाद पहुँच जाती है। अब दोस्तों, ये लड़की चूँकि माता पिता को भी बता के नहीं आई थी, घर वालों में किसी को बता के नहीं आई थी, चाचा ताऊ भी इसके घर में मौजूद थे। हालांकि जो माँ थी उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन पिता मौजूद थे, भाई भी था, 3 ताऊ थे, एक चाचा था, सब के सब शामिल में ही रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस 19 साल की लड़की ने उन घर परिवार वालों को ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि वो कहीं जा रही है, और ये गाज़ियाबाद पहुँच जाती है। अब दोस्तों, जब ये गाज़ियाबाद पहुँच जाती है, वहाँ पर जब ट्रेन से उतरती है, तो उसकी समझ में ही नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। उसको ना तो कोई रास्ता दिखाई पड़ता है, ना तो वो पीछे लौट सकती थी, ना तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई पड़ता है। यानी एक तरीके से इस लड़की की ज़िंदगी में अंधकार के सिवा कोई रोशनी की किरण नहीं थी। इसलिए ये वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। अब दोस्तों, जब ये रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है, उदास थी, हताश थी, आंखों में आंसू थे, जाए तो जाए कहाँ, क्या करे क्या ना करे। इसी बीच में कुछ पुलिस वालों की नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ती है। अब दोस्तों, जब पुलिस वालों की नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ती है, अकेला बैठा हुआ देखते हैं, परेशान देखते हैं, आंखों में आंसू देखते हैं, तो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो इस लड़की के पास पहुंचते हैं। और इसके पास पहुंचने के बाद में कहते हैं कि बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ पर इतना परेशान, इतना उदास क्यों बैठे हो। तो जो लड़की होती है, शुरू में तो उन पुलिस वालों से कुछ ज़्यादा बात ही नहीं करती है, बस परेशान थी। आँखों से जो आंसू थे ये मोतियों की तरह छलक रहे थे। लड़की इतनी ज़्यादा मासूम थी कि पुलिस वालों का भी दिल पिघल गया था कि आखिर ये लड़की परेशान क्यों है। उसके बाद में पुलिस वाले फिर से इस बिटिया से पूछते हैं कि बिटिया, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, तुम हमें बताओ, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, तुम्हारी जो भी परेशानी है, हमारी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। उसके बाद में ये जो बिटिया पुलिस के सामने टूटती है, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है, उस कहानी सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले, बल्कि उस बात पर जब पुलिस वाले एक्शन लेते हैं, जब लोगों तक ये बात पता चलती है, तो लोग भी बड़े हैरान होते हैं कि इस कहानी के अंदर कई कसूरवार हैं, और इस कहानी के अंदर एक नहीं बल्कि 5 कसूरवार हैं। ऐसा क्यों हुआ इस लड़की के साथ में, ये बड़ी हैरानी की बात थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि साहब, वो 2 महीने की गर्भवती है। अब पुलिस वाले पूछते हैं, ये गर्भ किसका है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे की वजह से अपने घर से चली आई हो, तुमने शादी की है या फिर नहीं की है, क्या मामला है। तो उसके बाद में जो लड़की है ये बताती है कि साहब, जो मेरे पेट में गर्भ पल रहा है, 2 महीने की मैं गर्भवती हूँ, लेकिन इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बाप है। अब जब इस तरीके की बातें ये लड़की पुलिस से कहती है, तो पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस तो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ये लड़की कह क्या रही है। उसके बाद में फिर से इस लड़की को समझाया जाता है
इसे थोड़ा सा पुचकारा जाता है, इससे पूछा जाता है कि बेटा क्या बात है, सही सही बताओ, क्या तुम होश में तो हो कि तुम अपने बच्चे के बाप को, अपने बाप को इस बच्चे का बाप बता रही हो। तो उसके बाद में लड़की है रोते हुए कहती है कि साहब मैं पूरे होशो हवास में हूँ और जो मेरा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है इसका बाप कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बाप है। उसके बाद में पुलिस तुरंत इस मामले को काफ़ी ज़्यादा संज्ञान में लेती है और इस लड़की को अपने पास बिठाती है और इसका जो बताया हुआ एड्रेस था उस एड्रेस पे पहुंचती है, उस कॉलोनी में पहुंचती है। उस कॉलोनी में पहुंचने के बाद में इस लड़की के पिता को गिरफ्तार किया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है। लेकिन दोस्तों असल में ये कहानी थी क्या और लड़की ने क्या रिपोर्ट लिखाई थी, ये चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है अब से 4 साल पहले से। ये जो व्यक्ति है इसकी पत्नी भी इसके साथ रहती थी और इसकी एक बेटी थी, एक बेटा भी था। अब दोस्तों जब इसकी पत्नी की अचानक से डेथ हो जाती है तो उस समय ये अकेला रह जाता है। अब घर में चूँकि एक चाचा थे, 3 ताऊ थे, एक भाई भी था, सारे लोग शामिल में रहते थे। ये जो 19 साल की लड़की है ये उस समय आप लोग 19 साल में से 4 साल माइनस कर दो, इतने साल की रही होगी। और एक दिन की बात है कि ये लड़की अपने कमरे में अकेली होती है। चाचा ताऊ घर पर होते नहीं हैं, लेकिन इसका जो पिता होता है वो घर पे ही होता है। जब इसका पिता घर पे होता है तो अपनी बेटी के रूम में आता है। रूम में आने के बाद में अपनी बेटी से आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। तो ये जो बेटी है ये कहती है कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो पिता है ये कहता है कि तुम्हारी माँ की तो डेथ हो चुकी है लेकिन मैं तुम्हें बेहद पसंद करने लगा हूँ। जब ये इस तरीके की बात उस बेटी से कहता है उस बेटी के तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो बेटी इसे अपने रिश्ते की दुहाई देती है, इसे समझाती है, लेकिन ये जो दरिंदा बाप था ये उस लड़की के साथ में रेप करता है। और दोस्तों एक बार नहीं बल्कि कई बार इस पूरी हैवानियत को ये अंजाम देता है। उसके बाद में जब ये लड़की ज़्यादा विरोध करती है तो उससे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की जाती है। उस लड़की को डरा दिया जाता है, सहमा दिया जाता है। दोस्तों वो लड़की डर के मारे किसी से कुछ कहती नहीं है, मन ही मन में घुटती रहती है। उसके बाद इसका जो पिता था ये लगातार उसके साथ में इसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने लगा। लगातार जब भी उसका मन करता ये अपनी बेटी के पास आता और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। ये चीज़ें लगातार चलती रहती है। आखिरकार ये जो लड़की थी ये गर्भवती हो जाती है। जब ये लड़की गर्भवती होती है एक दिन इसका पिता जब इसके पास आता है, उससे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता है तो ये बताती है कि दरअसल ये ऑलरेडी गर्भवती है और तुमने उसके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई है कि जब समाज को ये बातें पता चलेंगी तो तुम्हारा जो चेहरा है इसे देखने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। तो ये जो बाप था ये अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाता है और इसका गर्भपात कराता है। अब दोस्तों जब गर्भपात होता है लड़की की काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब होती है, लेकिन कुछ दिन से मेडिसिन दी जाती है, लड़की थोड़ी बहुत ठीक होती है। उसके बाद में जो दुष्कर्म का सिलसिला था ये बाप फिर से शुरू करता है और लगातार अपनी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों लगातार जब समय गुजरता है आखिरकार ये लड़की फिर से गर्भवती हो जाती है। जब फिर से गर्भवती होती है तो ये सोचती है कि अब पिता से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे तो वो ऑलरेडी कह चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दरिंदा बाप है इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये अपने चचा ताऊओं के पास जाती है। दोस्तों इसके 3 ताऊ थे, एक चचा और एक भाई। सारे लोगों से कहती है कि उसका जो पिता है उसके साथ में हैवानियत दिखा रहा है, उसके साथ में दरिंदगी दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों वो जो 3 ताऊ होते हैं, एक चचा होता है, एक भाई होता है, ये सारे के सारे इस लड़की को समझा के भेज देते हैं, इसे डराते हैं, इसे धमकाते हैं। और जो इस लड़की का पिता इस लड़की के साथ में रेप कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था, उस व्यक्ति का साथ देते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि ये लड़की गर्भवती है तो सारे के सारे लोग मिलकर इस लड़की का गर्भपात कराते हैं। दोस्तों उसके बाद में फिर समय गुजरने लगता है, लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है और इन 4 साल के समय में लड़की 3 बार गर्भवती होती है और चौथी बार ये लड़की अभी इस समय 2 महीने की गर्भवती है। अब दोस्तों जब लड़की ये देखती है कि घर वालों से भी बात कह ली, किसी से भी कोई फ़र्क इस पिता को पड़ा नहीं और सारे के सारे लोग मेरे पिता का ही साथ दे रहे हैं, उसके बाद में जो लड़की थी ये मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती है। ये सोचती है कि उसकी ज़िंदगी जो है अब नर्क बन चुकी है और उसको इस जहन्नुम से आखिर कौन निकालेगा। अब दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे समय गुजरता है और इसी बीच में एक तारीख आती है 19 अप्रैल साल 2023, दिन था शुक्रवार का। ये लड़की अपने घर से चुपके से निकलती है और निकलने के बाद में सीधा रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और वहां से ट्रेन पकड़कर सीधा गाज़ियाबाद पहुंच जाती है। अब जब ये गाज़ियाबाद पहुंचती है घर से तो ये सोच के भागी थी कि घर से दूर चली जाएगी, लेकिन दोस्तों दुनिया बाहर निकल कर इतनी आसान नहीं है, इसलिए लड़की को कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। जाए तो जाए कहाँ जाए, ना तो कोई रुकने का ठिकाना, ना कोई ऐसी मंजिल है जहाँ पर जा सके। इसलिए लड़की फैसला करती है कि यही रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती हूँ और वहीं पर बैठ जाती है, वहीं पर बैठे बैठे रोने लग जाती है। इतने में कुछ पुलिस वालों की नज़र इस लड़की पे पड़ती है। वो इस लड़की से पूछते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद में
ये जो लड़की थी पूरी आप बीती पुलिस वालों को बताती है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद में इस पिता को गिरफ्तार किया जाता है। बाकी के जो अन्य लोग हैं फैमिली के, उन सब की इसमें क्या हिस्सेदारी है, क्या भागीदारी है, इस बारे में जांच की जा रही है। लेकिन दोस्तों जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, अभी शुक्रवार वाले दिन की ये घटना है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं सोच रहा था कि आज के ज़माने में आखिर इंसान कितना गिर चुका है। और आप लोग देखते हैं कि जगह जगह कुछ ऐसे पिरले आ रहे हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि दुबई के अंदर बाढ़ जैसे हालात थे, जबकि रेगिस्तान वहाँ पर है, ऑलरेडी बारिश इतनी होती नहीं है। और 2020 में आप लोगों ने देखा था कि कोरोना जैसी महामारी आई थी। तो कहीं ना कहीं इंसान इतना ज़्यादा क्रूर हो चुका है, इतना ज़्यादा निर्दयी हो चुका है कि वो किसी के भी रिश्ते को, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसको वो तार तार कर नहीं रहा है। तो दोस्तों ये दुनिया धीरे धीरे अपने खात्मे की ओर बढ़ रही है। और दोस्तों लोग जो है वो इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, इतने ज़्यादा हैवान हो चुके हैं कि जो कलयुग है वो सारी बातें जो बताई गई हैं वो सच साबित हो रही हैं। और दोस्तों आज के ज़माने में किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता जो है वो सुरक्षित बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी इंसान है जो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जो जिन लोगों की मानसिकता इस तरीके की होती है, कम से कम उन लोगों को ये देखना चाहिए कि किसी मासूम के साथ में रेप नहीं करनी चाहिए। कम से कम अगर चाहे इंसान को, इसीलिए समाज में शादी जैसा जो प्रबंध रखा गया है ताकि इंसान की जो ज़रूरतें हैं ये पूरी होती रहें। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इलीगल होते हैं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जिन रास्तों पे चलने के बाद में इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और वहीं पर इस बाप और इसके चचा ताऊओं ने कुछ ऐसा ही किया। इस लड़की के साथ में दरिंदगी करते रहे। जब ये लड़की थक हार जाती है तो उसके बाद में घर से भाग जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ लेते हैं। AS 617 जी हैं, यानी अनिल सालुंखे जी, और लिखते हैं जावेद जी हमेशा की तरह बढ़िया प्रस्तुति कि आपकी आवाज़ और हिंदी भाषा पे आपका जो प्रभाव है ये बहुत ही अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राज रावत है, लिखते हैं नमस्कार सर, कहानी बहुत अच्छा लगा। तो भाई आपका शुक्रिया। मिथुन वर्मा है जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम, कैसे हैं। उसके बाद में इस्माइल शेख हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इस्माइल शेख जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं शावेज मलिक जी नमस्कार, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है, आपकी आवाज़ भी बहुत ही प्रभावी है और शब्द जो हिंदी के हैं वो काफ़ी अच्छे आप बोलते हैं, गुड जॉब मलिक भाई। तो विनोद उपाध्याय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके से अपने प्यारे प्यारे वर्ड्स से मुझे नवाजा। उसके बाद में हीरा राना मगर हैं, आपने बहुत दिनों के बाद सिस्टर कमेंट किया है आज और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आपकी कहानी को मिस किया, 15 डेज़ हो गए, सॉरी आउट ऑफ रीच थी, मिस यू, लव फ्रॉम नेपाल। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि 15 दिन के बाद आप आई और आपने प्यारा सा कमेंट्स भी किया। उसके बाद में शाहिद रियाज हैं, ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ज़रूर मैं गुड़िया के लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगा, अल्लाह पाक गुड़िया को खुश रखे भाई, कीप इट अप, योर स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बेहद अच्छा है सर, मैं इंडिया में न्यू दिल्ली ओखला जामिया नगर से हूँ भाई, शुक्रिया। तो शाहिद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंटर जेल बीकानेर से, सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, सारी गलती उस औरत की है क्योंकि वो हबस की भूखी थी और उसको सजा भुगतनी होगी। तो अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं अब क्या ही कहें। तो नारायण कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में वैभव हैं, लिखते हैं दानापुर, तो भाई मैंने दानापुर ही लिखा था भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में @ करो करके आईडी है, लिखते हैं प्लीज़ करेक्ट द प्लेस इज़ नॉट दानपुर, इट्स कॉल्ड दानापुर। तो दानापुर ही मैंने लिखा था, शायद मिस्टेक से बोल दिया होगा, तो भाई आपका शुक्रिया आपका बताने के लिए। दिनेश चंद है, लिखते हैं सॉरी, तो भैया आपका शुक्रिया, बट सॉरी किस लिए बोल रहे हैं बताइएगा। बालिशबर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, ज़्यादा क्राइम अवैध संबंध के कारण होता है, लोग समझते हैं कि किसी को मार कर फुल मज़ा करूंगा लेकिन सज़ा के बारे में भूल जाते हैं। तो बालिशबर बिहारी जी नमस्कार जी, और जी आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने समाज के लिए कही। लोग भूल जाते हैं क्राइम करते समय कि उसका इन्हें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और क्राइम के अंजाम को भूल जाते हैं, उसके बाद क्राइम करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस उनके इस मंसूबे को बेनकाब करती है, उनका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है ये लोगों के सामने लेके आती है। बहरहाल दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता यूं ही बना रहेगा और आप इसी तरीके से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहेंगे, कहानी को सुनते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे
और हम आप लोग के सामने ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानी लेके आते रहेंगे, जिससे समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग अब परिचित रह सकें, आप लोग ये देख सकें कि समाज में किस किस तरीके के भेड़िए हैं और इंसान को किस किस तरीके की गलतियां करने से बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।